तो आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट ए 1 मिनट, थोड़ा रिफ्लेक्शन दूर करते हैं व्हाइट बोर्ड से। ओके, तो आज हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले 2 से 4 मिनट हम फिजिक्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स होती क्या है। हमारा पूरा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं मैटर, और दूसरी चीज हमें अपने आसपास जो दिखाई देती है वो है रेडिएशन। तो ये पूरा यूनिवर्स दो ही चीजों से मिलकर बना है, मैटर और रेडिएशन। जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कि दोनों ही एक ही चीज है। मतलब जो मैटर है और रेडिएशन है ये दोनों एक ही है। राइट, 1940 तक, 1940 के आसपास से पहले पहले हम ये जानते थे कि ये पूरा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है। लेकिन जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने एटम बॉम्ब की डिस्कवरी की, उस टाइम से हमारी थ्योरी थोड़ी सी बदल गई। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि देखिए, जो आप दो चीजें देख रहे हैं ना, एनर्जी और मास, ये दोनों एक ही है। मतलब एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में। तो जब हम ऐसी किसी चीज के बारे में सोचते हैं, नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम सोचते हैं, जैसे कि हमने क्या देखा प्रकृति के अंदर, बहुत टाइम पहले से हम देखते आ रहे हैं कि दिन रात होते हैं। राइट, बादलों में बिजली का कड़कना, इसके साथ साथ हमने बहुत सारी कुछ घटनाएं घटित होते हुए देखी। हमने क्या देखा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री किया जाता है वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है। और जब इसके बारे में विचार किया गया कि ये नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, तो पता चला कि अर्थ के चारों ओर एक ऐसा फील्ड है, एक जादुई क्षेत्र है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से जानते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो इस फील्ड में एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर देती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड एक प्रॉपर्टी है मास की। मतलब जिसके पास मास है उसके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो हमने एक थ्योरी बनाई। फिर हमने क्या देखा आगे बढ़ते हुए कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कारण हो सकता है चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। अर्थ अपनी तरफ हर चीज को अट्रैक्ट करती है, उसके पीछे कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। बट जब कोई टीचर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखता है, मान लीजिए मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड है और मैं चौक से उसके ऊपर लिखता हूं, तो चौक के जो डस्ट पार्टिकल है वो बोर्ड से चिपक जाते हैं। क्या इसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फील्ड है या कोई और कारण है? दूसरा, मैंने मार्कर से इस बोर्ड के ऊपर ये एक लाइन खींची, ये वाली। अब ये जो स्याही है, इंक है, इस इंक के जो पार्टिकल है वो बोर्ड के ऊपर चिपक गए। क्या इसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है या कोई और कारण है? तीसरा, हमने क्या देखा बचपन से, जब हम किसी फुटे को, स्केल को बालों से रगड़ते हैं और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर ऐसे उसको लेके जाते हैं, तो वो स्केल कागज के टुकड़ों को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो क्या इसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फील्ड है या कोई और कारण है? तो जब हम इन चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट किया, वहां से जन्म लेती है फिजिक्स की एक और ब्रांच, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमने क्या देखा कि डस्ट पार्टिकल जो चौक से टीचर बोर्ड पे लिखता है, वो डस्ट पार्टिकल बोर्ड के साथ ही चिपक जाता है, जबकि वो नीचे नहीं आता। तो किसी ने कहा कि भाई इसके पीछे कारण हो सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि बोर्ड के पास भी मास है और जो डस्ट पार्टिकल है उसके पास भी मास है। तो दोनों मास बॉडी आपस में ग्रेविटेशनल फील्ड से एक दूसरे को हो सकता है अट्रैक्ट करती हो। तो फिर सवाल ये आया, क्वेश्चन ये उठता है कि चलो, हो सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड हो, लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है कि बोर्ड का? आप ही बताइए राधिका, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा कि बोर्ड का ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा? अर्थ का। अर्थ का। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास ज्यादा मात्रा में मास है। राइट, अर्थ का मास बड़ा है, बहुत बड़ा है बोर्ड के ग्रेविटेशनल फोर्स से। दूसरा, इसका मतलब ये तो साफ हो गया कि जो डस्ट पार्टिकल बोर्ड पर चिपकते हैं उसके पीछे कारण ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है।
और देखिए उस डस्ट पार्टिकल को अर्थ अपनी तरफ नीचे की तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है, लेकिन फिर भी वो बोर्ड पर ही चिपका रहता है। दूसरा, फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने कुछ कागज के टुकड़ों को रखा और जब फुटे को रगड़ा, देखो रगड़ने से पहले हमने कागज के टुकड़ों को उसको छुआया, उसने किसी भी कागज के टुकड़े को उठाया नहीं, लेकिन जैसे ही हमने उस फुटे को रगड़ा, रगड़ने के बाद जैसे ही कागज के ऊपर रखा तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही यहां पर लेकर आते तो सारे कागज के टुकड़े उठ उठकर अपने आप ऊपर की तरफ जाते हैं और उस पर चिपक जाते हैं। तो ऐसा हमने पहली बार होते हुए देखा। हमने क्या देखा था बचपन से कि चीजें नीचे तो जाती है बट अर्थ से ऊपर उठ के वो किसी चीज पे चिपक रही है, इसके पीछे क्या कारण है। तो तब आज से 200-250 साल पहले काफी सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की कि ऐसा क्यों होता है, बहुत सारी फिनोमिना देखी। और एक साइंटिस्ट हुए सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो लोगों को उन्होंने बताया कि देखिए भाई, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद उनके ऊपर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है और उस प्रॉपर्टी पे की वजह से ही ये ऐसा होता है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो हमें भी पता है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि रगड़ने से पहले तो वो कागज के टुकड़ों को उठा नहीं रहा था, रगड़ने के बाद उठा रहा है। तो ये तो हमें भी मालूम है कि रगड़ने से ही कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन हुआ क्या है। तो तब उन्होंने बोला कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो इनके पास कुछ आ जाता है। फिर वही बात, भाई उस कुछ का नाम क्या है, कुछ नाम तो होगा। तो पहली बार बोला गया कि जब दो ऑब्जेक्ट को रगड़ा जाता है तो दोनों ऑब्जेक्ट के पास एक चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? चार्ज। उसी चार्ज की वजह से दो ऑब्जेक्ट रगड़ने के बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। मतलब जो किसी चीज, ऑब्जेक्ट के पास अगर कोई चीज है, जैसे इस ऑब्जेक्ट के पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं लेंथ। इस ऑब्जेक्ट के पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है हाथ को नीचे की तरफ दबाने वाली, इसे कहते हैं इसका मास। क्योंकि इसके पास मास है तभी तो ये हाथ को नीचे की तरफ दबा रहा है। इसके पास जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये क्या है? लेंथ। और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से चार्ज भी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, जिसके आने के बाद वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। या फिर ये कहे कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करना शुरू कर देता है। राधिका, कुछ समझ आया जो मैंने बताया? यस सर। मैंने दो चीजें बताई बेटा। या तो आप ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सर इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ए मैटर कैन अट्रैक्ट और रिपेल टू अनदर मैटर। दूसरी चीज, अब हम अपने यूनिवर्स में जब देखते हैं कि सबसे छोटा जो चार्ज पार्टिकल क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल, तो हमें पता लगा कि सबसे जो फंडामेंटल पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं इनको बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल, राइट। और इनके पास ऑटोमेटिकली चार्ज होता है, आपने देखा है, राइट, पढ़ा भी है, राइट, कि इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है। मतलब हमें उनको चार्ज देने की जरूरत नहीं है, वो उन्हीं के पास होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए intrinsic property of such fundamental particle like electron and proton. Due to this property, when we put electron and proton in electromagnetic field, they show electromagnetic effects. ये भी कह सकते हैं। मतलब ये थोड़ा डीप में हो गया अंदर जाके। तो आपका मीनिंग सेम होना चाहिए, डेफिनेशन आप ऊपर नीचे घुमा के कुछ भी लिख सकते हैं बट उसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है आपको क्लियर हुआ? हाँ जी, यस सर। ओके। अब इसके बाद हमने क्या देखा, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि देखो भाई, ये दो ऑब्जेक्ट को जब मैं आपस में रगड़ता हूं दोनों ही कागज के टुकड़े उठाते हैं,
और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया लोगों को कि देखिए ये भी 5 के कागज के टुकड़े उठा रहा है और इसके पास भी 5 की ताकत है कागज के टुकड़े को उठाने की। और उन्होंने कहा कि देखो रगड़ने से पहले ये कुछ नहीं उठाता, ये भी कुछ नहीं उठाता, रगड़ने के बाद दोनों को आपस में रगड़ा, रगड़ने के बाद ये भी 5 कागज के टुकड़े उठाता है और इसके पास भी 5 की ताकत आ गई। तो उसने लोगों को बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं चार्ज दोनों पे ही डेवलप होता है लेकिन इक्वल क्वांटिटी में। लोगों ने कहा भाई इक्वल कैसे? बोले देखो इसके पास भी 5 की ताकत आ गई और इसके पास भी 5 की ताकत आ गई। लोगों ने कहा बात तो सही है। फिर उसने बोला कि देखो रगड़ने से पहले ये कुछ नहीं उठाता, ये भी कुछ नहीं उठाता, रगड़ने के बाद खूब रगड़ा, इतना रगड़ा कि थोड़ा और चार्ज ज्यादा डेवलप हो गया। रगड़ने के बाद ये भी 10 पीस उठाता है कागज के और ये भी पेपर के 10 पीस उठा रहा है। तो उसने क्या बताया कि देखिए इसके पास भी 10 की ताकत है, इसके पास भी 10 की ताकत है, दोनों को आपस में मिलाया, दोनों को आपस में मिलाया और आपस में मिलाने के बाद जब दोनों से कागज के टुकड़े उठाए तो बताइए अब कितने टुकड़े उठाएंगे दोनों मिलकर? एक के पास 10 की ताकत है। जी राधिका। हेलो। इक्वल। इक्वल कितना? 10 20 कितना उठाएंगे? 10। 10। रगड़ने से पहले कुछ नहीं उठा रहे थे, रगड़ने के बाद इसके पास भी 10 की ताकत है, इसके पास भी 10 की ताकत है। अब दोनों को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद ये दोनों मिलके कितने पीस ऑफ पेपर उठाने वाले हैं? 20। 20। बेंजामिन को भी ऐसा ही लगता था जैसे आपको लगता है कि 20 उठाने वाले हैं लेकिन एक भी कागज का टुकड़ा नहीं उठाया। और लोगों ने उस दिन बेंजामिन का बहुत मजाक भी उड़ाया कि भाई कहाँ है 20 कागज के टुकड़े? तो बेंजामिन बड़ा परेशान हुआ, घर गया भागा भागा। उसकी मम्मी कहने लगी कि बेटा क्या हुआ, आज बड़ा उदास है? तो बेंजामिन कहने लगा कि माँ आज तो बेइज्जती हो गई मेरी। वो रामफल का लड़का भी बेइज्जती करके चला गया और सुरेश का भी वहीं पे खड़ा था, उसने भी बेइज्जती कर दी। बोले क्यों? बोले मैं लोगों को खेल दिखा रहा था कि देखो भाई दोनों मिलके 20 टुकड़े उठाएंगे लेकिन एक भी नहीं उठाया। और ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। भाई दो बराबर चीजों को हम मिलाएंगे तो डबल बनेगी। आपके पास दो एप्पल है, एक एप्पल दो एप्पल दोनों को मिलाइए दो एप्पल बने, राइट। आपके पास एक मुट्ठी अनाज है, दूसरी मुट्ठी अनाज है, दोनों को मिलाया तो दो मुट्ठी अनाज हो गई। तो ऐसा जिंदगी में उसने कभी देखा ही नहीं था कि भाई दो समान चीजों को हम मिलाए और वो खत्म हो जाए, गायब हो जाए, जीरो हो जाए। और वो सोचता रहा, एक्सपेरिमेंट करता रहा। तो उसके दिमाग में आया कि रगड़ने से पहले कुछ नहीं था, रगड़ने के बाद, बेटा म्यूट कर लीजिए, जब मैं बोलूं तभी आपने अनम्यूट करना है, पीछे से नॉइस आती है, राइट। रगड़ने से पहले कुछ नहीं था, रगड़ने के बाद, राधिका बेटा म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। रगड़ने से पहले कुछ नहीं था, रगड़ने के बाद चार्ज डेवलप हुआ और इक्वल क्वांटिटी में डेवलप हुआ और जैसे ही दोनों को मिलाया खत्म, जीरो, टाटा बाय बाय, गया। कहां गया? और ऐसा कहां होता है कि दो बराबर चीजों को जब हम आपस में मिलाते हैं और वो जीरो हो जाए? ऐसा कहीं देखा है? तो बेंजामिन को याद आया कि ऐसा तो अलजेब्रा में होता है, मैथमेटिक्स में होता है। क्या? कि एक के पास 10 की ताकत है और दूसरे के पास भी 10 की ताकत है और इनका दोनों का सम क्या बनेगा बेटा? जीरो। भाई प्लस के 10 और में हम माइनस के 10 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? जीरो। तो तब फर्स्ट टाइम सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज दो तरह का होता है, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। तो किसने डिस्कवरी की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की? बोलेंगे एक बार? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया पहली बार कि चार्ज दो तरह का होता है। और अगले दिन जब वो लोगों के सामने आया तो उसने बोला कि देखो भाई, कल जो एक्सपेरिमेंट मेरा खराब हो गया था, सफल नहीं हो पाया था, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो लोगों ने कहा बताओ कैसा क्यों हुआ। तो उसने बताया कि देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट को हम रगड़ते हैं हमें मालूम है चार्ज डेवलप होता है, लेकिन इक्वल क्वांटिटी में होता है, बट अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। बोले अपोजिट कैसे? बोले एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनके नाम क्यों रखे गए, कहां से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया। तो हम इसमें क्या बताएंगे, बिकॉज वी नो दैट सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन वाली दो डिजिट का सम इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू जीरो। इन मैथमेटिक्स सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन वाली दो डिजिट को जब हम आपस में ऐड करते हैं, दो इंटीजर को आपस में ऐड करते हैं, तो उनका सम क्या बनता है, जीरो। सेम इसी तरीके से दो इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को जब आपस में जोड़ा जाता है, उनको पहले फ्रिक्शन से रगड़ के उन पे चार्ज डेवलप किया, दोनों को आपस में जोड़ा, तो जोड़ने के बाद उनका चार्ज भी जीरो हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है इनके नाम कहां से लिए गए, मैथमेटिक्स से। अब लोगों ने फिर कहा कि अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, चलो तेरी बात मान ली भाई, लेकिन अब ये तो बता इन दोनों में से किस पे पॉजिटिव चार्ज है और किस पे नेगेटिव चार्ज है। अब एक नई मुसीबत बेंजामिन के सामने। तो बेंजामिन कहने लगा अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। बोले और क्या, बिल्कुल बताना पड़ेगा। बोले कल बताऊंगा। अब वो घर गया, घर जाके उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट करके उसने एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई। और उस टाइम तो गिने चुने कुछ नाम होते थे, जैसे ग्लास रोड। उसने एक सीरीज बनाई और उस सीरीज में नाम लिखा ग्लास रोड, सिल्क, प्लास्टिक। तो ये इस तरीके से उसने एक सीरीज बनाई। और उसके बाद फिर फैराडे ने बहुत ज्यादा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, इस सीरीज को बहुत बड़ा किया, बहुत इसके ऊपर रिसर्च की। और उस टाइम पे छोटी होती थी, लेकिन आज ये बहुत बड़ी सीरीज है। तो आप गूगल पे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज आप डालेंगे नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज निकल के आ जाएगी। इस सीरीज में उन्होंने क्या बताया कि जो ऊपर वाला नाम लिखा हुआ है ग्लास रोड, अगर ग्लास रोड को मैं सिल्क के साथ रब करूंगा तो सिल्क पे नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और सीरीज में जो ऊपर लिखा गया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये है, अगर मैं प्लास्टिक को सिल्क के साथ रब करता हूं तो सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव। अगर मैं प्लास्टिक को ग्लास रोड के साथ रब करूंगा तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसी में आज हमारे ह्यूमन स्किन भी ऐड है। ह्यूमन स्किन, अब ह्यूमन स्किन में भी क्या होता है, आपने देखा होगा, जब भी हम किसी भी चीज को रगड़ेंगे, ग्लास को भी रगड़ेंगे स्किन के साथ, तो स्किन पे पॉजिटिव, ग्लास पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आपने कई बार देखा हो, जब आप टॉफियां खाते हैं और टॉफी का जो हम रैपर होता है ऊपर वाला, और रैपर उतारते हैं तो वो उसकी जो पन्नी होती है, अंदर का जो रैपर होता है, वो उंगलियों में ऐसे ऐसे चिपक जाता है, हम उसको नीचे झटकते जाता ही नहीं। ऐसा आपने कई बार देखा होगा। तो क्यों होता है, क्योंकि जब हम रैपर को उतार रहे होते हैं तो रैपर को उतारते टाइम रबिंग होती है और चार्ज डेवलप होता है, तो हमारी स्किन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रैपर पे नेगेटिव। कई बार आपने किसी को एकदम से टच किया होगा तो चट की आवाज, एक छोटा सा शॉक लगता है, वो भी चार्जिंग की वजह से ही लगता है। तो बेंजामिन ने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अब उसके दिमाग में एक चीज आई, उसने क्या किया, दो पंखे तैयार किए, दो मैटर उसने लिए, और दोनों के पंखे जो तैयार किए पंखुड़ी वाले, राइट, पतली पतली बारीक बारीक पंखुड़ी थी जैसे मेरी उंगलियां। और ये उसने क्या किया, अच्छे से दोनों को रगड़ा, दोनों को रब किया। ऐसे जब रगड़ा तो दोनों पे क्या आया, चार्ज। और दोनों पे जब चार्ज आया तो दोनों की पंखुड़ियों को ऐसे मिलाया, और ऐसे मिला के जब वो उनको नजदीक लेके आया तो बेंजामिन ने क्या देखा, जैसे वो नजदीक लेके आता है तो एकदम से पट की आवाज आती है और स्पार्क नजर आता है।
दोनों में से एकदम से पट की आवाज और स्पार्क नजर आता है। और इस एक्टिविटी के बाद ना तो ये वाला पंखुड़ी कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, ना ये वाला। इसका मतलब पट की आवाज आई और स्पार्क पैदा हुआ, उसके बाद दोनों से चार्ज गायब। तो ये एक अलग फिनोमिना देखी बेंजामिन ने, और उसके दिमाग में आ गया था ये क्या हुआ भाई। मतलब मैंने दोनों को आपस में टच भी नहीं किया, नजदीक लेके आया था और पट की आवाज एकदम से आई, स्पार्क नजर आया। ऐसा कहाँ कहाँ होता है। तो हमारी आदत क्या होती है फिजिक्स में, हम जब कोई एक चीज देखते हैं तो उसको दूसरी चीजों से फिर रिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो उसने जब सोचना शुरू किया कि ऐसा और कहाँ कहाँ होता है कि पट की आवाज आए, स्पार्क नजर आए, तो उसका ध्यान गया कि ऐसा तो ऊपर बादलों में भी होता है बारिश के टाइम पे, जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। ऐसा जब हम पुराने टाइम में पत्थरों से आग जलाते थे और दो पत्थरों को आपस में रगड़ते थे तो आवाज भी आती थी और स्पार्क भी नजर आता था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उसने देखे कि जब हम सर्दियों में ब्लैंकेट के अंदर से ऐसे हाथ घुमाते हैं तो उसमें चट चट की आवाज आती है और स्पार्क पैदा होता है। आपने भी देखा होगा कई बार, जो गर्म कपड़े होते हैं उनमें चट चट की आवाज आती है और स्पार्क पैदा होता है। तो उसके दिमाग में एक चीज आई कि हो ना हो, ये जो ऊपर आसमान में बिजली चमकती है, ये जो आसमान में ऊपर बिजली चमकती है, इसका लेना देना कुछ ना कुछ चार्ज से है। लेकिन वो ये साबित करना चाहता था कि ऊपर जो चार्ज है, क्या जो बिजली ऊपर चमकती है, क्या उसका कारण भी यही इलेक्ट्रिक चार्ज है जो यहाँ पे मैंने देखा। तो ऐसा प्रूव करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया, और इसको बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, और ये एक ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट रहा फिजिक्स के अंदर। काइट एक्सपेरिमेंट, बेंजामिन काइट एक्सपेरिमेंट। तो काइट एक्सपेरिमेंट में बेंजामिन ने क्या किया, सर बेंजामिन ने एक पतंग तैयार की और उसको उड़ाया और उड़ा के बादलों में पहुंचा दिया। तो जब वो बादलों में काइट गई, क्योंकि बेंजामिन को क्या लगता था कि जब भी हम किसी चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो हमें शॉक लगता है। वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि ऊपर बादलों में जो बिजली गरजती है, क्या उसका कारण भी चार्ज है। अगर चार्ज हुआ तो उसे शॉक लगेगा डोर के जरिए। तो ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। तो जब काइट ऊपर गई तो शॉक नहीं लगा। डेफिनेटली क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो जो धागा है वो इंसुलेटर है। उसके बाद उसने पतंग को नीचे उतारा, उस पतंग में घर की चाबी को टाई किया, बांधा। घर की जो चाबी होती है ताले की, उसको पतंग के साथ ऊपर उड़ाया। और जो पतंग ऊपर गई और करंट नहीं लगा, झटका नहीं लगा, शॉक नहीं लगा, तो बेंजामिन कहाँ हार मानने वालों में से था। उसने उस पतंग को बांध दिया और रोज उसको देखता रहता था। पतंग गिरती थी, फिर उड़ाता था, फिर बांध देता था। तो एक दिन ऐसे ही बारिश होने लगी, और बारिश होने लगी तो धागा गीला हो गया। तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि चलो इसको टच करके देख लेता हूं। अब जैसे उसने धागे को टच किया, जैसे टच किया, एकदम से उसे शॉक लगा। और वो पहला इंसान था इस दुनिया का जिसे पहली बार बिजली ने झटका मारा, और वो खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि जो उसके दिमाग में चल रहा था कि हो ना हो, इसका कारण भी चार्ज है। तो जैसे उसको शौक लगा, वो इतना खुश हुआ, एक्साइटमेंट से भर गया कि यस, मैंने कर दिखाया। और ये वही चीज है जो मैंने यहाँ पे ऐसे करके देखा था। तो तब उसने लोगों को बताया कि भाई, ये जो आसमान में बिजली चमकती है ना, ये कोई दैवीय शक्ति नहीं है, इसके पीछे साइंस है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो पहली बार उन्होंने लोगों के सामने ये बात रखी, और इस एक्सपेरिमेंट को एक ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट माना जाता है फिजिक्स के अंदर। तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। कभी इसका सोशल मीडिया पे या कहीं गूगल पे आपको कोई वीडियो दिखे एनिमेटेड, तो जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ से पता चला, फिर उन्होंने एक चीज देखी कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो हमने काम तो किया, और हमने बचपन से पढ़ा है, हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी को ना तो हम बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसने क्या देखा कि जो मैंने चार्ज डेवलप किया, मैंने वर्क किया, वो वर्क चार्ज के रूप में स्टोर है। किसके रूप में स्टोर है? चार्ज के रूप में। लेकिन वो ऐसे खत्म नहीं होगा।
कुछ तो काम करेगा। तो वहां से एक चीज समझ में आई कि जब हम दोनों को आपस में नजदीक लेके आते हैं, उनको मिलाते हैं, तो चार्ज जब डिस्चार्ज होता है, जब वो खत्म होता है, तो वो साउंड क्रिएट करता है और स्पार्क पैदा करता है। तो मतलब जो चार्ज के रूप में मैंने एनर्जी को स्टोर किया दो ऑब्जेक्ट के ऊपर और उनको डिस्चार्ज होने का मौका मिला, तो डिस्चार्ज होते होते वो साउंड क्रिएट करते हैं और स्पार्क पैदा होती है। अब ये साउंड कैसे क्रिएट होती है, स्पार्क कैसे आता है, ये हम जब इसका सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे, भाई क्या होता है, साउंड भी आ रही है, स्पार्क भी आ रहा है, ऐसा होता क्या है, वो हम अगली यूनिट में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको टीच करूंगा, तब इसके बारे में और डिटेल में आपको जानने का मौका मिलेगा। सो स्पार्क पैदा होती है और साउंड क्रिएट होती है, यहां तक उन्होंने डिस्कवर किया। और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे आपने घोड़े को देखा होगा चलते हुए, उसके नीचे जो लोहे की मेटल की उसकी खुली लगी होती है, जो उसका शू होता है, हॉर्स शू, जब वो सड़क से टकराता है तो उसमें भी स्पार्क पैदा होता है और आवाज आती है। ऐसी बहुत जगह होता है। तो उन सब चीजों को फिर रिलेट करके देखा जाने लगा, जहां पे स्पार्क पैदा होती है, चटकी आवाज आती है, भाई इसके पीछे और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। राइट। जब टीचर चौक से बोर्ड पे लिखता है, रगड़ता है, तो चौक के डस्ट पार्टिकल बोर्ड पे चिपक जाते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक क्लिंग। इसको क्लिंग बोलेंगे, इलेक्ट्रिक क्लिंग। तो इलेक्ट्रिक क्लिंग की वजह से वो डस्ट पार्टिकल बोर्ड पर चिपक जाते हैं। इसके पीछे भी क्या कारण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव इसके नाम रखे गए। तीसरा, जो हमारे नेचर में बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, चाहे वो बिजली का कड़कना हो या फिर दो ऑब्जेक्ट आपस में रगड़ते हैं, चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, राइट, उनके बीच में स्पार्क पैदा होती है। तो एक चीज अच्छे से याद कर लीजिए आप कि बॉडी जब आपस में रगड़ते हैं, उन पे चार्ज आता है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिफाइड, मतलब चार्जिंग, बॉडी चार्ज हो गई। जब दोनों को आपस में हम मिलाते हैं, तो दोनों दोबारा से क्या हो जाती है, डिस्चार्ज। तो चार्ज दोबारा से मिलाया, क्या हो गया, डिस्चार्ज। तो बादलों में भी यही चलता है, जब वो आपस में रगड़ खाते हैं तो चार्ज होते हैं, चार्ज डेवलप होता है, दोबारा से आसपास आते हैं, नजदीक आते हैं, तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसका कारण ये माना गया। और इसके बाद फिर चार्ज की यूनिट के बारे में सोचा गया, भाई इसकी यूनिट क्या रखे। तो बाद में जाके कुलम्स ने इसके ऊपर बहुत काम किया, और कुलम्स को रेस्पेक्ट देने के लिए फिर हमने इसकी एक यूनिट डिजाइन की, क्योंकि हर क्वांटिटी को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो चार्ज को मेजर करने का जो हमने स्टैंडर्ड यूज किया, उसका नाम है कूलम। तो यूनिट क्या होती है चार्ज की, यूनिट कूलम। कूलम कैपिटल सी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और इसको सिंबल क्या दिया गया, किससे रिप्रेजेंट करेंगे चार्ज को, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। क्यू से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसकी कूलम है। तो आगे कल के टॉपिक में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, और ये क्या क्या रोल प्ले करता है। आई होप आज की क्लास, मैंने एक छोटी क्लास ली आपको, एक तरह से स्टार्टिंग है बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ राधिका कि कल आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट्स हैं, जो आपके क्लासमेट है, आप उनको इस क्लास के बारे में जरूर बताइएगा कि आज आपने क्या चीज अलग सीखी अपनी क्लास से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल वो भी आपकी क्लास आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आगे इसलिए नहीं करा रहा हूँ, नहीं तो उनका फिर ज्यादा लॉस हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा से वो रिकवर कराना पड़ेगा। तो पहली 2-3 क्लास हम छोटी छोटी लगाएंगे, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी क्लास लगाएंगे, डेरिवेशन चलेंगे जबरदस्त तरीके से, और बहुत मजा आने वाला है आपको, मैं इतना कह सकता हूँ। क्योंकि फिजिक्स के जो कंसेप्ट है, अगर ये क्लियर हो गए, तो आप कुछ भी क्लियर कर सकते हो। और फिजिक्स ही वो सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट को कमजोर बना देता है। अगर फिजिक्स आपका कमजोर है, और फिजिक्स कमजोर क्यों रह जाता है, अगर हम सिर्फ थ्योरी याद कर रहे हैं और पास होने के लिए इसे पढ़ रहे हैं, तो फिर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ काम चलाओ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर कंसेप्ट इसके क्लियर हो रहे हैं और हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, बेस अंदर से क्या है फिजिक्स का, अगर वो समझ में आ गया ना, उसके बाद थ्योरी तो आप अपने आप बना लोगे, याद करने की जरूरत नहीं।
ठीक है।